हेलो माय डियर व्यूअर्स, नीट 34 ईयर सीरीज का या रे ऑप्टिक्स का पार्ट 2 जिसका टॉपिक्स है रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेसेस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपका रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेसेस से। ग्लास स्लैब में यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जब इसे ऊपर से देखते हैं तो यह यहाँ दिखता है और जब नीचे से देख रहे हैं तो यह यहाँ दिखता है। दिस इज द एपरेंट डेप्थ, फर्स्ट एपरेंट डेप्थ D1 एपरेंट एंड नीचे से देखने पर D2 एपरेंट। सिंपल सा फॉर्मूला, आप चाहें तो D1 एपरेंट को म्यू से मल्टीप्लाई करें, D2 एपरेंट को म्यू से मल्टीप्लाई करें, दोनों को ऐड कर दें, या बेटर ये होगा कि दोनों एपरेंट डेप्थ्स को आप ऐड कर लें जो कि 8 सेंटीमीटर है और फिर तब उसे आप म्यू से मल्टीप्लाई करें एंड योर आंसर विल बी 12 सेंटीमीटर। जरा इस कॉन्सेप्ट को हम लोग डायग्रामेटिकली समझते हैं रे डायग्राम के थ्रू। देखें, फर्स्ट डायग्राम आपका ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम का है। कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, यहां O है ऑब्जेक्ट, और जब इस ऑब्जेक्ट को हम यहां से देखते हैं तो कब देख पाएंगे, यहां से रे निकल करके हमारे आईज तक पहुंचा, लेकिन चूंकि यह डेंसर से रेयर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगा। बट हमें यह मुड़ करके आता हुआ, बेंड करके आता हुआ नहीं दिखेगा। हमें तो दिखेगा जैसे कि यह यहां से आ रहा है, आई से आ रहा है, और जहां से आता हुआ दिखेगा वही इमेज बनता है। So this is D is the actual depth and this D dash is, this one is the apparent depth। और apparent depth और real depth में, actual depth में डायरेक्ट रिलेशन, यहां पर म्यू से मल्टीप्लाई करें apparent depth को तो actual depth निकल जाता है। लेकिन सपोज कर ले आप हैं पानी के अंदर और यहां पर कोई बर्ड है ऊपर ऑब्जेक्ट, और यहां से आप देख रहे हैं तो बर्ड से जो रे निकल करके आया रेयर मीडियम से डेंसर में जा रहा है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन हमें बेंड करके आता हुआ नहीं दिखेगा, हमें तो दिखेगा जैसे कि सीधे सीधे कहां से आ रहा है, आई से, यहां से आ रहा है, और इसका इमेज हमें यहां दिखेगा। तो जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होता है, व्यूअर्स रेयर मीडियम में होते हैं, तब तो एक्चुअल डेप्थ जो है वह म्यू टाइम्स होता है एपरेंट डेप्थ के। लेकिन यहां बात उल्टी हो जाती है, जब व्यूअर हो डेंसर मीडियम में, ऑब्जेक्ट हो रेयर मीडियम में, तो इस सिचुएशन में आपका एक्चुअल हाइट कम होता है, एपरेंट हाइट ज्यादा होता है। सो यू विल गेट द एपरेंट हाइट बाय दिस फॉर्मूला, h dash is equal to mu into h। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिमिलर है। यहां पर भी थिकनेस है आपका 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, सॉरी एपरेंट थिकनेस, और एक्चुअल थिकनेस चाहिए तो आपको सिंपली म्यू से मल्टीप्लाई करना है। द आंसर इज 10.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है, माइक्रोस्कोप को हमने फोकस कर रखा है एक ऑब्जेक्ट पर, चाहे जहां भी ऑब्जेक्ट हो। सपोज कर ले यहां ऑब्जेक्ट है, माइक्रोस्कोप आपका यहां पर है, यहां से आप उसे फोकस कर रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, हो सकता है या डिस्टेंस कुछ भी हो। अब क्या होगा कि जब इस जगह आप कोई ग्लास स्लैब रख देंगे तो एक्चुअल इसका थिकनेस जो ग्लास स्लैब का है, ऑब्जेक्ट यहां है, ग्लास स्लैब का थिकनेस 3 सेंटीमीटर है। अब यह जो 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, यह 3 नहीं रह जाएगा, ऊपर से देखने वाले को तो यह कम दिखेगा, यह यहां दिखेगा 2 सेंटीमीटर पर। सपोज कर लें कि माइक्रोस्कोप से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर था। 3 सेंटीमीटर मीन्स कि आपने माइक्रोस्कोप को फोकस कर रखा था 5 सेंटीमीटर पे। अब आपने ग्लास स्लैब जब रख दिया तो ऑब्जेक्ट तो शिफ्ट कर गया 1 सेंटीमीटर ऊपर, मीन्स कि अब तो ये 2 ही है। आपका यह डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो 4 सेंटीमीटर होगा, लेकिन फोकसिंग तो आपने 5 सेंटीमीटर के लिए किया है, इसलिए जितना यह ऑब्जेक्ट ऊपर रेज हुआ है उतना ही रेज करना पड़ेगा आपको अपने माइक्रोस्कोप को, मीन्स कि इसको भी आपको 1 सेंटीमीटर ऊपर रेज करना पड़ेगा। सो योर आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर भी स्लैब से, ग्लास स्लैब से रे जब पास करते हैं तो उसका कंडीशन दे रखा है। देखें, दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, और यह इंसिडेंट रे जब इस ग्लास सरफेस के अंदर एंटर करेगा तो चूंकि यह 2 कलर से मिलकर के बने हुए हैं, रेड और ग्रीन, नतीजा
आप जानते हैं लेमडा मींस की वेवलेंथ ऑफ ग्रीन इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, और लेमडा और म्यू में कॉची फॉर्मूला से इनवर्स रिलेशन होता है, मींस की इसके लिए म्यू जो है म्यू ऑफ ग्रीन विल बी ग्रेटर देन म्यू ऑफ रेड। इसका मतलब यह हुआ कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, मींस की वह अपने पाथ से बेंड ज्यादा करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यह एंगल जो है कम होगा ग्रीन के लिए, रेड के लिए रिफ्लेक्शन कम हो रहा है, मींस की एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा होगा। जब यहां पर आएंगे तो आप जानते हैं कि अगर पैरेलल सरफेसेस हो ग्लास के, और यह है आपका इंसिडेंट रे, यह है आपका रिफ्लेक्टेड रे, और जब ये इमर्जेंट रे होंगे तो ये दोनों के दोनों रे चूंकि यहां पर इंसिडेंट हुए हैं फाइनली सेकेंड सरफेस पर, अब जब बाहर निकलेंगे इमर्ज होंगे तो ये ओरिजिनल पाथ जो इंसिडेंट रे का था, दिस वाज द ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे, ये दोनों ही इनके पैरेलल होंगे, ये दोनों आपस में भी पैरेलल होंगे, और इस तरह से यह कंडीशन सेटिस्फाई करता है आपका ऑप्शन बी। सो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर हमें रेनबो के कंडीशन में इनकरेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, रॉन्ग आंसर को सिलेक्ट करना है। तो आंसर तो अगर आप इसका जानते होंगे, बाकी तीनों कंडीशन सही हैं, रेनबो होता है डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। साथ साथ अगर 2 इंटरनल रिफ्लेक्शंस हो तो सेकेंडरी रेनबो का फॉर्मेशन होता है, और सेकेंडरी रेनबो के फॉर्मेशन के कंडीशंस में जो कलर्स होते हैं, ऑर्डर ऑफ कलर्स, वो रिवर्स हो जाते हैं। बैक ऑफ द ऑब्जर्वर शुड बी टुवर्ड्स द सन, एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज रॉन्ग, and this is you have to select the wrong answer, so D is the option. Next question, question number 6, यह भी रेनबो फॉर्मेशन के बारे में है। अभी अभी हमने देखा है कि तीनों तरह के प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, डिस्पर्शन भी होता है, और रिफ्रैक्शन भी होता है, तीनों के तीनों होते हैं, लेकिन जो यहाँ बेस्ट ऑप्शन आपको सूट कर रहा है वो है आपका बी, बाकी सब ऑप्शन सूट नहीं कर रहे हैं, सो आवर आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में है, और क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो क्रिटिकल एंगल के, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन ही कहता है क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर व्हिच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ही होगा रेयर मीडियम में, सो दिस इज योर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही बात, यहां पूछ रहा है कि कौन सा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं होता। बाकी के 3 जो है ए, सी और डी, ये तीनों के तीनों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल्स है, एप्लीकेशंस है, लेकिन अभी अभी हमने शुरू के क्वेश्चंस में देखे हैं कि डिफरेंस बिटवीन अपरेंट एंड रियल डेप्थ, यह तो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, और इसलिए यह आंसर गलत है, और यही आपका ऑप्शन होगा। ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये सब क्वेश्चंस सिंपल कॉन्सेप्चुअल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आप देखेंगे कि ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, लाइट उसमें ट्रेवल कर रहा है, और ऐसे सरफेस पर फॉल करता है जिसका सेकेंड मीडियम जो है वो एयर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में 45 डिग्री है। आपको म्यू का वैल्यू फाइंड करना है सो दैट की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सके। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के अभी अभी कंडीशंस पड़े हैं कि तभी होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो। क्रिटिकल एंगल होगा तो सेम मीडियम के सरफेस से होकर गुजरेगा, मींस की 90 डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो इंस्टेड ऑफ बीइंग रिफ्लेक्टेड the ray will be reflected back in the same medium। और अगर I greater than C है तो sin I will be greater than C, और sin C का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/μ होता है, जिसमें म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डेंसर मीडियम का, और जो सेकंड रेयर मीडियम होगा या तो वह एयर होगा या वैक्यूम होगा। और इस तरह से हमने
1 upon mu will be less than sin I, so mu will be greater than 1 upon sin I। वैल्यू पुट किए, mu का वैल्यू mu must be greater than √2, तो ये कंडीशन फुलफिल होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी कंसेप्ट पर बहुत ही आसान। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर या विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो म्यू का फॉर्मूला होता है C अपॉन V। फर्स्ट मीडियम का μ1 चाहिए तो C अपॉन V1 जो कि 2 आ जाएगा। M2 का चाहिए हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो C अपॉन V2, ये हमारा आ गया 3/2। यहां थोड़ा समझने का है, या तो हम जानते हैं कि साइन आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन C, मींस कि तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, I मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू C। तो इस कंडीशंस में हमने तो देखा था अभी अभी पिछले क्वेश्चंस में कि यह तो म्यू होता है, 1 अपॉन म्यू होता है, यह μ2 अपॉन μ1 कहां से आ गया। एक्चुअली जब आपका सपोज कर ले ये है, इधर है डेंसर मीडियम, ये डेंसर है और इधर आपका रेयरर मीडियम है। रेयरर मीडियम अगर एयर हो या वैक्यूम हो तब तो आप 1 अपॉन म्यू का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जिसमें डेंसर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू होता है। बेसिकली यह म्यू हम लोग लेते क्यों हैं, यहां पर भी यह आपका फर्स्ट मीडियम है, यह आपका सेकंड मीडियम है, रे ऐसे जा रहा है, यहां पर रिफ्लेक्ट होने के बजाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, यह एंगल जो है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा। और उस कंडीशन में जब हम म्यू लेते हैं तो बेसिकली यह μ12 है, 1/2 है, मींस की μ1 अपॉन μ2 है, μ1 अपॉन μ2 है। अब चूंकि μ2 आपका अगर एयर या वैक्यूम हो, एयर या वैक्यूम, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम लोग 1 लेते हैं, और इस तरह से आपका अगर μ2 1 हो गया तो μ1 को हम म्यू ले लेंगे और यह म्यू हो जाता है। लेकिन अगर सेकंड मीडियम रेयरर मीडियम एयर नहीं है तो उस कंडीशंस में तो आपको μ1 अपॉन μ2 लेना पड़ेगा। और जब आप यहां पर साइन सी के फॉर्मूले में यूज करेंगे, साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन μ1 अपॉन μ2, तो आखिर यह क्या बन जाएगा, यही तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा, μ2 जाएगा ऊपर, मींस की दिस विल बिकम μ2 अपॉन μ1। तो यहां चूंकि सेकंड मीडियम भी डेंसर मीडियम ही है, एयर या वैक्यूम नहीं है, इसलिए हम लोग इस फॉर्मूले को यूज किए हैं साइन सी के लिए। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। इसी में अगर सेकंड मीडियम एयर या वैक्यूम हो तो आप सिंपली μ2 अपॉन μ1 के बजाय 1 अपॉन म्यू ले लेते हैं, जो कि इस तरह से बनता है। बाकी तो आपने वैल्यू पुट कर दिया, दिस sin I must be greater than or equal to μ2 upon μ1, μ2 और μ1 का वैल्यू आपको मालूम है, निकाल रखा है आपने, और इस तरह से I का वैल्यू आपका निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन में यहां पर एक स्मॉल कॉइन है, यहां से लाइट निकल करके ऐसे इंसिडेंट हो रहा है सरफेस पर और इसी सरफेस से जा रहा है, मींस की एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो रहा है। इट मींस की आई जो होगा वह क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। और आप ध्यान से देखें, यह अगर क्रिटिकल एंगल है तो यह एंगल भी क्रिटिकल एंगल होगा। और इस ट्रायंगल में अगर हम साइन सी का वैल्यू निकालते हैं तो वह होगा P अपॉन H, मींस की 3/5। तो साइन सी का वैल्यू आ गया, और वही तो वैल्यू 1 अपॉन म्यू का होता है, और म्यू का वैल्यू C अपॉन V होता है, मींस C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम एंड V इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो हमने म्यू से डिवाइड किया, मींस कि C अपॉन V से डिवाइड किया, तो यह बन जाएगा V अपॉन C। हमें मालूम है 3/5 इज इक्वल टू V अपॉन C, तो V कितना होगा, सिंपली C से मल्टीप्लाई कर देंगे, C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और इस तरह से हमने C से मल्टीप्लाई कर दिया 3 × 10⁸ से 3/5 को, और आंसर आ गया हमारा 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13, यह भी बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। यहां आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 5/3, ये भी दे रखा है कि 4 मीटर बिलो सरफेस के रखा हुआ है। अब यह एंगल अगर थीटा है जो कि क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो ये लाइट ऐसे सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के जा रहा है। अब ये थीटा है तो यह भी थीटा है, मींस कि यह भी सी है। इस ट्रायंगल को अगर आप लेंगे तो साइन सी विल बी इक्वल टू साइन थीटा, और यह 1 अपॉन म्यू के बराबर होगा। और साइन थीटा का वैल्यू आप जब निकालेंगे तो ये अगर 4 है, ये तो आपका म्यू दे रखा है 5/3, मींस की 3/5 हो जाएगा,
और इस तरह से साइन थीटा 3/5 है, ये आपका 4 है, यह आपका 3 है और ये आपका 5 हो गया। मीन्स की यह वैल्यू कितना, एक्चुअल में यह साइन थीटा 3/5 निकल करके तो रेशियो आया है। अगर यह 4 नहीं दिया रहता तो इसका 3 और 5 के बजाय 3 के बजाय कुछ भी वैल्यू हो सकता था। क्योंकि यह 4 है तो यह 3 हुआ, यह 5 हुआ, मीन्स की दिस इज योर 3 मीटर। 14th भी 13th क्वेश्चन जैसा ही है, सिमिलर, सिंपली वहां हमें रेडियस पता करना था, यहां हमें डायमीटर पता करना है। क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा क्वेश्चन, समझने लायक, थोड़ा लंबा दिखने में लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि ये जो इंसिडेंट रे है यह 45 डिग्री पर इंसिडेंट हो रहा है और अंदर जाने के बाद यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है, मींस की रिफ्लेक्ट नहीं होना है, फिर से लौट करके इसी मीडियम में आना है। उसके लिए रिक्वायर्ड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ऐसा होने के लिए यह जरूरी है कि यह R1 जो है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो। जब आप इस ट्रायंगल को देखेंगे, सपोज कर ले इस ट्रायंगल को हमने ए, बी और सी कह लिया, तो एबीसी ट्रायंगल में R और R1 का सम 90 डिग्री होगा, क्योंकि यह भी 90 डिग्री है। और इसी कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया है कि R प्लस R1 90 डिग्री है, तो R1 का वैल्यू 90 माइनस R होगा। और अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है तो R1 शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और यह R1 90 माइनस R है, मींस की 90 माइनस R मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और इस तरह से हमने यहां साइन लगाया, यहां भी साइन सी किया, साइन सी तो 1/μ हमने देख रखा है। यहां पर हमें 90 माइनस R को cos R में कन्वर्ट करना है, और यही वजह है कि हमने यहां म्यू वाले फॉर्मूले से साइन R का वैल्यू निकाला था और फिर तब हमने cos R का वैल्यू निकाला था, क्योंकि यहाँ cos R का यूज होना है। इसी cos R के वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, दोनों साइड हमने स्क्वायर किया, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो म्यू स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2, मींस की म्यू का मिनिमम वैल्यू √3/2 होगा। क्वेश्चन 16 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। यहां दे रखा है कि यह एक आपका ट्रांसपेरेंट रॉड है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n दे रखा है। इस n का वैल्यू फाइंड करना है सो दैट कि लाइट जब यहां से एंटर करे तो इस लीनियर सरफेस से बाहर नहीं निकले, फिर से इसी लैटरल सरफेस से ही बाहर निकले, और वैसा तब होगा जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा अंदर। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या क्या हो सकता है? 0 डिग्री मिनिमम और मैक्सिमम 90 डिग्री। अगर 0 डिग्री पर इंसिडेंस होगा फिर तो ये 90 डिग्री मींस की एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो जाएगा, और यह बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे ही पास करेगा, कोई लीनियर सरफेस से रिफ्रैक्शन नहीं होगा। मैक्सिमम क्या हो सकता है एंगल ऑफ इंसिडेंस? 90 डिग्री, इससे ज्यादा नहीं। आई शुड बी इक्वल टू आइदर 0 मिनिमम और आई मैक्सिमम 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर जब इंसिडेंस होगा तो आप जानते हैं जब डेंसर से रेयरर मीडियम में हम जाते हैं क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंस होगा तो 90 डिग्री पे रिफ्लेक्शन होता है। और रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट मींस कि जब आप 90 डिग्री पर इंसिडेंस कराएंगे रेयरर मीडियम में तो डेंसर मीडियम में जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वह क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, मींस कि दिस इज योर क्रिटिकल एंगल। अब यहां से लाइट गया यहां पर, यहां से फिर से इसे रिफ्लेक्ट होना है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है, और यह तभी होगा जब यह R1 ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा। इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं जैसे पहले आपने कॉन्सेप्ट देखा है, इस R और R1 का सम तो 90 डिग्री होगा, और R1 का वैल्यू फिर से वही 90 माइनस R होगा, और R तो 90 डिग्री के इंसिडेंस के केस में क्रिटिकल एंगल के बराबर है। मींस की यह R1 तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना है, मींस की 90 डिग्री माइनस C को क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना होगा, और तभी हमने देखा कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे यह R बढ़ेगा तो R1 छोटा होता जाएगा। जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू 90 डिग्री करेंगे उस समय R का वैल्यू मैक्सिमम होगा और यह R1 का वैल्यू मिनिमम होगा, लेकिन यह मिनिमम वैल्यू भी C से कम नहीं होना चाहिए। मींस की यह R1 जिसका वैल्यू हमने 90 माइनस R निकाला है, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल C,
इसे भी एक तरफ लाएंगे, मींस की 2c मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री, c मस्ट बी लेस देन 45 डिग्री, और फिर साइन c मस्ट बी लेस देन साइन 45 डिग्री। साइन c तो आप जानते हैं अभी अभी कि यह 1/μ 1/n के बराबर होता है, मींस की 1/n must be less than 1/√2, मींस की n should be greater than √2। तो यहां पर ये डेंसर मीडियम में इंसिडेंट हो रहा है लाइट, और रेयरर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये I है, ये R1 है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन में दे रखा है कि यह एंगल 90 डिग्री है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रेक्टेड रे के बीच का एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब यह भी हुआ कि यह R और R' का सम भी 90 डिग्री होगा। इसका मतलब यह भी है कि R' और I का सम, चूंकि R और I तो इक्वल ही होते हैं, तो वह भी 90 डिग्री ही होगा। और अभी अभी हमने पढ़े थे कि जब रेयरर से डेंसर में जा रहा हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आप डेंसर मीडियम का ले रहे हो, तब तो साइन I अपॉन साइन R जो है वह म्यू होता है, लेकिन डेंसर से रेयरर में जाने में यही साइन I अपॉन साइन R जो है 1/μ होता है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू लिया डेंसर का, और इस तरह से 1/μ हो गया साइन I अपॉन साइन R', क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R' है। अब इसे R' की जगह हम 90 माइनस R लेंगे, क्योंकि यह R' जो है और R का सम 90 डिग्री ही है। इसे जब माइनस करेंगे, ये आपका साइन 90 माइनस R का वैल्यू cos R आया, और साइन I को भी तो आप साइन R ले सकते हैं, मींस की साइन R अपॉन cos R इज इक्वल टू tan R, और यह tan R जो है 1/μ के बराबर है, और यह 1/μ साइन C के बराबर होता है, मींस की साइन C इज इक्वल टू tan R, मींस की C इज इक्वल टू साइन इनवर्स tan R, एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन 18, ये सब तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम, रेंज होता है इसका 620 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पर, हमने अभी अभी देखे हैं कि म्यू जो है वह c अपॉन v होता है। c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम फॉर विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू, और v होता है न्यू इनटू लैम्डा, जिसमें यह न्यू है, फ्रीक्वेंसी है तो बदलता नहीं है। लैम्डा उस मीडियम में आपको दे रखा है 2 into 10, sorry, this is the frequency, and lambda is wavelength is 5000 angstrom। और इस तरह से ये c का वैल्यू हमने ले लिया 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। न्यू का वैल्यू दे रखा है, वह लिख दिया हमने, इसे हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम्स आउट टू बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्योरली कंसेप्चुअल, उतना ही सिंपल। हमसे कह रखा है कि एयर में वेवलेंथ है लैम्डा, फ्रीक्वेंसी एन, वेलोसिटी v और इंटेंसिटी I। अब जब इसे वाटर में एंटर करेगा यही लाइट, तो वहां लैम्डा डैश, एन डैश, न्यू डैश, सॉरी v डैश एंड I डैश हो जा रहा है। अब इसमें कौन सा करेक्ट है, तो ध्यान रहे यहाँ n इज इक्वल टू एन डैश। आप जानते हैं कि मीडियम के चेंज होने से लैम्डा चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, इंटेंसिटी चेंज होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। सो द आंसर इज C। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर यह भी क्वेश्चन, ध्यान रहे, फ्रीक्वेंसी n तो n ही रहेगा। जब दूसरे मीडियम में एंटर करेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो लैम्डा विल बिकम लैम्डा बाय म्यू, एंड वेलोसिटी v विल बिकम v बाय म्यू, एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर डी। थिकनेस आपका t दे रखा है, टाइम टेकन पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट c है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। आप जानते हैं टाइम टेकन होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस तो आपका t दे रखा है, वेलोसिटी v है, यह v कितना होगा मीडियम में वेलोसिटी। अभी अभी तो आपने देखा है म्यू इज इक्वल टू c अपॉन v, तो v कितना होगा c अपॉन म्यू, और वैल्यू पुट किए, आपके आंसर आ गए। फिर से अब वही उसी तरह का क्वेश्चन, यहाँ पर थिकनेस 4 mm दे रखा है, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दे रखा है, तो c को 3/2 से डिवाइड किए, या c को 2/3 से मल्टीप्लाई किए, 3 चला जाएगा ऊपर, 2 इसके साथ c के साथ मल्टीप्लाइड होगा, और ये आपका टाइम निकल करके आ गया पिछले क्वेश्चन जैसा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी कॉन्सेप्ट पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है 1.5, और आपसे पूछ रहा है वेवलेंथ ऑफ लाइट
जब किसी मीडियम में एंटर करेगा, मीडियम में जाकर के वेवलेंथ भी कम हो जाते हैं, वेलोसिटी भी कम हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, यह भी बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, जैसा पिछला क्वेश्चन देखा है आपने, लेमडा इन ग्लास इज इक्वल टू लेमडा इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू। इसकी तो जरूरत भी नहीं है हमें, और ये वैल्यू आपको आ गए। ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग, कीप वॉचिंग।